हेलो, राम राम सभी को। मेरा नाम विश्वा है और आरआरबी जेई सीबीटी 2 इलेक्ट्रिकल के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। और आपको जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस सुनाने वाला हूँ वो हर किसी एग्ज़ाम में 4 से 5 बार आए हैं। और लास्ट 15 to 20 ईयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं वो सभी इसमें आएंगे। मिक्स में क्वेश्चंस होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन ठीक होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको वापस सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर है विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल वगैरह इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड केमिकल सेल। पहला सवाल है, तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त CuSO4 विलयन से गुजरने वाले विद्युत की मात्रा होनी चाहिए। तांबे का 0.1 ग्राम तुल्यांक जमा करने हेतु ताम्र इलेक्ट्रॉन युक्त CuSO4 विलयन से गुजरने वाली विद्युत की मात्रा 96,500 कूलाम होती है। 15 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़े एक प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इस परिपथ को 5 सेकंड के बाद वियोजित या डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उपयुक्त में से संबंधित कौन सा कथन सही है? अगर देख, सबसे बड़ी बात है, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले 15 वोल्ट दे रखी है, 2 एम्पियर की धारा दे रखी है और 5 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन I 15/2 7.5 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस आ गया। पावर निकाल लेंगे V² अपॉन R से 15 × 15/R, वही 7.5 आया, तो वही 30 वॉट पावर आ जाएगी। और फिर Q बराबर IT, कूलाम निकाल लो। कूलाम मतलब ऑप्शन में कहने का मतलब अलग अलग टाइप्स के वैल्यू दे रखे हैं ऐसे, है ना। तो Q बराबर IT, तो I 5 एम्पियर, T 2 सेकंड के लिए, तो Q 5 × 2 10 एम्पियर, 10 आ गई। 5 एम्पियर की धारा थी ना, हाँ सॉरी 2 एम्पियर की धारा थी, 5 सेकंड के लिए 2 एम्पियर की धारा, 2 × 5 10 कूलाम आ गया। अब ऊर्जा निकालनी है अपन को, तो ऊर्जा निकालनी है, टोटल ऊर्जा। शक्ति में समय का गुणा कर देते हैं तो ऊर्जा आ जाती है ना। वो कहते हैं किलोवाट आवर, तो किलोवाट वाट आ गए तो किलोवाट आवर का समय, तो वैसे ही ऊर्जा शक्ति इंटू समय, तो 30, तो शक्ति तो आई 30 और समय कितना 5 सेकंड, तो 150 जूल। तो मतलब उस ऑप्शन के अनुसार बैटरी में 75 जूल दे रखा है, जो विस्तृत ऊर्जा है वो गलत है। टोटल ऊर्जा होगी 150 जूल। 4 सेलों को जिनमें से प्रत्येक का EMF E है, श्रेणी में जोड़ा जाता है तो यौगिक का प्रभाव EMF होगा। अगर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो सबको एडिशन कर देंगे, 4E हो जाएगा। अगर समांतर में जोड़ा जाता है जैसे वही रेजिस्टेंस की, जैसे 1/E प्लस इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/R प्लस 1/R, वैसे करेंगे। श्रेणी में तो जुड़ जाते हैं। वोल्टेज बढ़ाने पर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अब इसमें एक और चीज़ है, सबसे बड़ी बात, है ना। सेलों को, अगर सेल है ना, जो भी सेल होंगे उनको श्रेणी में लगाया जाता है तो क्या इंक्रीज होता है, और पैरेलल लगाया जाता है तो क्या। अब श्रेणी में लगाया जाता है ना, श्रेणी में जब श्रेणी में लगाने के लिए श्रेणी में अगर सेल लगाते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है ना। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और धारा को बढ़ाने के लिए पैरेलल में लगाया जाता है। कहने का मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। वोल्टेज पैरेलल में समान रहता है ना। वोल्टेज पैरेलल में समान रहता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में लगाकर वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है। और करंट सीरीज में समान होती है, तो करंट को मतलब करंट सीरीज में समान होती है तो वोल्टेज सेलों को पैरेलल में लगाकर धारा को बढ़ाया जा सकता है, करंट को बढ़ाया जा सकता है। धारा को बढ़ाने समांतर में जो सेलों को अगर जोड़ दे तो धारा बढ़ जाती है। 0.5, अगला प्रश्न है, 0.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनकी निर्मम वोल्ट, अब वही सब कॉमन सी बात है, 0.5 वोल्ट हो चाहे कुछ भी वोल्ट हो, है ना। अगर सेल अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी अगर वोल्टता बदले तो पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, तो 1.5 वोल्ट आएगा आंसर, है ना। यदि सेलों को समांतर में जोड़ा जाता है तो उनके वोल्टेज का मान समान रहता है, परंतु विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी के निक्षेप के लिए कितनी विद्युत मात्रा की आवश्यकता होगी, है ना।
तो ऐसे पर्सनों को क्या है कि एक फॉर्मूला होता है W बराबर जेड क्यू। W बराबर जेड क्यू मतलब यहाँ जेड मतलब W मतलब वेट, एक तरीके से वेट मतलब एक तरीके से भार, जिसका भी किसी का भी भार हो सकता है ना। इस वजह से कॉमनली सवाल में दे रखा है चांदी का भार। तो W बराबर जेड क्यू। W वेट है, जेड है रासायनिक तुल्यांक और क्यू है आवेश, है ना। क्यू है अपना आवेश, ठीक है। अब अपन को इसमें विद्युत मात्रा निकालनी है, मतलब वही आवेश निकालना है। तो क्यू बराबर W अपॉन जेड। अब अपन को W दे रखा है 11.18 ग्राम, जो चांदी का निक्षेप है, अपॉन जेड। जेड की वैल्यू होती है यहाँ पे 11.18 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। फिक्स है जेड के रासायनिक तुल्यांक की वैल्यू, फिक्स है ना। रासायनिक तुल्यांक जेड की वैल्यू है 11.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 ग्राम, है ना। तो 1 पॉइंट इसमें आंसर आ जाएगा, क्यू बराबर 1 इंटू 10 की पावर 4 कूलाम आ गया, 1 इंटू 10 की पावर 4 कूलाम। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण पद्धति होगी। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है, यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण श्रेणी क्रम में होगी। यदि बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है तो सर्वोत्तम वर्गीकरण श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी में वो क्या है, रजिस्टर बढ़ जाता है ना, क्योंकि समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा। सही दी बात नहीं। बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में काफ़ी बड़ा है ना। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है तो मतलब कहने का मतलब है बैटरी का जो बाह्य प्रतिरोध है ना वो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में मतलब इंटरनल कम है और एक्सटर्नल ज़्यादा है। तो एक्सटर्नल ज़्यादा है तो अपन है ना बैटरी को श्रेणी क्रम में लगा देंगे, क्योंकि श्रेणी में EMF बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि समांतर में जोड़ने पर समतुल्य और वैसे भी समांतर में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा और अधिक धारा मान प्राप्त होगा अगर समांतर में जोड़ेंगे तो। अगला प्रश्न, 3 सेलों में प्रत्येक का EMF E है, प्रतिरोध R है, उन्हें प्रतिरोधक R के साथ समांतर क्रम में वियोजित किया जाता है। मतलब अतः संयोजन में प्रवाहित धारा का मान निम्नलिखित में मतलब इसमें सेलों में क्या होता है, सेल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल जो बाहर से अपन लगाते हैं, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल तो दोनों को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब 3 सेल है ना, 3 सेल है और तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ऑटोमेटिक 3 सेल है तो तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 3R, ठीक है। कैपिटल में मान लेते हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस का अपना कैपिटल में है, तीनों एक सेल का कैपिटल में रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल में R। तो तीनों को किस में लगाया अपन ने, तीनों को अपन ने समांतर क्रम में लगाया। इसमें दे रखा है ना, समांतर क्रम में दे रखा है, समांतर में लगाया। तो ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 3 सेल का क्या होता है 3R हो गया, ठीक है। और तीनों को लगा के एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बाह्य वाला लगाया जो स्मॉल r है, वो श्रेणी में लगाया है ना, वो श्रेणी में तो लगेगा वो, मतलब उसको भी पैरेलल में लगाया, उसको भी पैरेलल में लगाया। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है ना। 3 सेल का रेजिस्टेंस हो गया 3R अपॉन, है ना, 3E अपॉन 3R प्लस R, है ना। अब इसमें क्या है, V इक्वल टू IR होता है ना। तो V इक्वल टू IR होता है ना, और अपन को धारा निकालनी है, V इक्वल टू IR, तो I ऊपर आ गया V अपॉन R, तो V ऊपर है V अपॉन R, है ना। V इक्वल टू IR, तो I अपन को निकालनी, तो V अपॉन R आ गया। तो V टोटल EMF कितना है, EMF एक सेल का E, तो कितना हो गया 3E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस हर किसी का 3R प्लस, है ना, प्लस कैपिटल में रेजिस्टेंस है जो R, तो 3R प्लस R। क्रोमियम प्लेटिंग में एनोड किस पदार्थ का बना होता है। क्रोमियम प्लेटिंग में सीसा मिश्र धातु का एनोड बना होता है। क्रोमियम प्लेटिंग में सीसा मिश्र धातु का एनोड बना होता है। इसके 2 कार्य होते हैं। प्रथम, धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य, एक तो धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य होता है, दूसरा घोल को संतोषजनक बनाए रखना, जिससे यह ट्रिविलेंट क्रोम को पुनः
ऑक्सीकृत करके क्रोम अम्ल में बदल देते हैं। प्रथम धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य तथा दूसरा घोल को संतोषजनक बनाए रखना, जिससे यह ट्रिवेलेंट क्रोम को पुनः आकर्षित करके क्रोम अम्ल में बदल देते हैं। प्रथम धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य तथा दूसरा घोल को संतोषजनक बनाए रखना, जिससे यह ट्रिवेलेंट क्रोम को पुनः ऑक्सीकृत करके क्रोम अम्ल में बदल देता है। एक बार वापस सुन लो। क्रोमियम प्लेटिंग में सीसा मिश्र धातु का एनोड का प्रयोग किया जाता है। इसके दो कार्य होते हैं। प्रथम धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य होता है, एनोड होता है, धनात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य होगा दूसरा घोल को संतोषजनक बनाए रखना, जिससे यह ट्रिवेलेंट क्रोम को पुनः आकर्षित करके क्रोम अम्ल में बदल सकते। अच्छा, मतलब आकर्षित करके क्रोम में पुनः ऑक्सीकृत करके, आकर्षित नहीं, ट्रिवेलेंट क्रोम को पुनः ऑक्सीकृत करके, मतलब एक तो जब हो गया काम हो जाएगा संतोषजनक बनाए रखने के, ट्रिवेलेंट क्रोम को पुनः ऑक्सीकृत करके, है ना, क्रोम अम्ल में बदल देते हैं। जो कॉपर प्लेटिंग में कॉपर प्लेटिंग में शीशे को छिद्र मुक्त प्लेटों पर ताम्र लेप कर बनाए गए एनोड प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, कॉपर प्लेटिंग में शीशे को छिद्र मुक्त प्लेटों पर ताम्र लेप कर बनाए गए इलेक्ट्रोड। अच्छा, मतलब कॉपर प्लेटिंग में है ना, छिद्र युक्त मुक्त प्लेटों को बनाने के लिए ताम्र लेप कर एनोड का प्रयोग किया जाता है। ताम्र लेप कर बनाए गए एनोड प्रयोग किए जाते हैं। छिद्र मुक्त प्लेटों पर ताम्र लेप कर बनाए गए एनोड का प्रयोग किया जाता है। ताम्र लेप कर बनाए गए एनोड का प्रयोग किए जाते हैं। सिल्वर प्लेटिंग में परिष्कृत चांदी के तापानुशीतित एनोड प्रयोग किए जाते हैं। सिल्वर प्लेटिंग में परिष्कृत चांदी के तापानुशीतित एनोड प्रयोग किए जाते हैं। सिल्वर प्लेटिंग में परिष्कृत चांदी के तापानुशीतित एनोड प्रयोग किए जाते हैं। निकेल प्लेटिंग में निकेल के अंडाकार एनोड प्रयोग किए जाते हैं। अंडाकार होते हैं निकेल, है ना। क्रोमियम में शीशा मिश्र धातु का, कॉपर में ताम्र लेप करके, सिल्वर प्लेटिंग में चांदी, निकेल में निकेल के अंडाकार एनोड प्रयोग। अगला प्रश्न, विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। विलयन में धातु इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहित कर विलयन के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रोविनिंग कहते हैं इसको। विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित कर लवण के पतले विलयन से धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोविनिंग कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाने हेतु डैश प्लेटिंग किया जाता है। एल्यूमिनियम को आकर्षक बनाने के लिए निकल की प्लेटिंग की जाती है। निकल वातावरण में उपस्थित सल्फर के यौगिक द्वारा ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। मतलब सल्फर के जो यौगिक होता है ना, निकल उससे प्रभावित नहीं होता है, जैसे चांदी हो जाता है। निकल ही एक ऐसा धातु है जिस पर क्रोमियम लेपन सबसे अच्छा होता है। अच्छा, निकल ही एक ऐसा धातु है जिस पर क्रोमियम लेपन सबसे अच्छा होता है। अच्छा, क्रोमियम लेपन जो होता है ना, वो सबसे अच्छा होता है निकल में। निकल ही एक ऐसा धातु जिस पर क्रोमियम लेपन सबसे अच्छा होता है। अम्ल ताम्र इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाथ कंपोजिशन होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब बाथ कंपोजिशन बराबर होता है CuSO4 + H2O, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का ऐड। मतलब कहने का मतलब बाथ कंपोजिशन इज इक्वल टू CuSO4 + H2SO4, कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का प्लस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के विलयन में घन आयन इलेक्ट्रोप्लेटिंग विलयन में घन आयन होता है ना। घन मतलब इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयन आयंस क्या होते हैं?
है ना। तो इलेक्ट्रिक के दो स्वतंत्र एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिक के दो स्वतंत्र एलिमेंट होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन। कैटायन ये धनात्मक कण होता है, मतलब कैटायन ये धनात्मक कण होता है जो कैथोड द्वारा आवेशित होता है। कैप्शन पॉजिटिवली होते हैं। ओके, यह धनावेशित कण होता है जो कैथोड द्वारा आवेशित होता है। यह धनावेशित कण होता है जो कैथोड द्वारा आवेशित होता है, कैटायन। एनायन यह ऋणावेशित कण होता है जो एनोड द्वारा आवेशित होता है। यह ऋणावेशित कण होता है जो एनोड द्वारा आवेशित होता है। कैशन नेगेटिवली होते हैं। आयनाइजेशन आयनाइजेशन होता है NH4Cl, जिसको अपन आयनाइजेशन का मतलब होता है टूटना, है ना। आयनाइजेशन का मतलब है जैसे NH4 आयनाइजेशन मतलब अलग अलग पार्ट्स के एलिमेंट टूट जाते हैं। आयनाइजेशन NH4Cl है। आयनाइजेशन में ये प्रक्रिया होती है कि इरिवर्सिबल प्रक्रिया होती है आयनाइजेशन में। इधर के कुछ एलिमेंट्स ये टुकड़े हो जाते हैं और कुछ एलिमेंट, टुकड़े वाले एलिमेंट्स उस मेन बड़े वाले एलिमेंट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे NH4Cl है ना, टूट कर NH4 और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH4 प्लस Cl माइनस कन्वर्ट होके वापस NH4Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको आयनाइजेशन कहते हैं। और डिसोलेशन क्या होता है? डिसोसिलेशन ये होता है, NH4Cl है ना, ये टूट कर NH3 प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी HN3 प्लस HCl में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको कहते हैं डिसोसिलेशन। लोड सेल है एक लोड सेल क्या है? लोड सेल एक फोटोवोल्टिक सेल है। लोड सेल जो होता है ना, वो एक फोटोवोल्टिक सेल है। लोड सेल एक फोटोवोल्टिक सेल है। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है, ठीक है। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है जिसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह सौर सेल होता है जो सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है जिसमें सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। यह सौर सेल का होता है जो सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। लाइफ ऑफ ए लेड एसिड बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू। सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है। सीसा अम्ल संचालक बैटरी की लाइफ 2 से 5 वर्ष हो सकती है। मतलब सीसा संचायक बैटरी की लाइफ 2 से 5 वर्ष हो सकती है, और लगभग इसको 1200 बार और चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। सीसा अम्ल की कितनी लाइफ होती है? सीसा अम्ल की 2 से 5 वर्ष इसकी लाइफ हो सीसा अम्ल की 2 से 5 वर्ष इसकी लाइफ होती है। इसको 1200 बार आवेशित और निरावेशित किया जा सकता है। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है। संचायक बैटरी की दक्षता को व्याख्या 2 प्रकार से की जा सकती है। मतलब दक्षता कैसे? पहला, वॉट घंटा क्षमता, मतलब वॉट घंटे में, और दूसरा एम्पियर घंटा। दक्षता सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का मान एम्पियर में तथा लिया गया समय घंटों में ले, तो एम्पियर आवर हो गया। एम्पियर आवर की दक्षता 90 से 95% होती है, और वॉट घंटा की 70 से 80% होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी की सप्लाई कर सकती है। 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी का मतलब है, इसका मतलब है 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट। सो बात की एक बात, बैटरी कैपेसिटी बराबर क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एम्पियर इंटू आवर, AH, एम्पियर इंटू आवर, है ना। तो 20 इंटू 20 है ना 400 एम्पियर आवर, है ना, 400 एम्पियर आवर। तो 20 एम्पियर की धारा 20 घंटे तक प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अच्छा, ये गलत पूछ रहा है, सॉरी, गलत पूछ रहा है ये। हाँ, 20 एम्पियर घंटे का मतलब है, सॉरी, 20 एम्पियर घंटे का मतलब है 20 घंटे तक 20 नहीं कर जा सकती। 1 घंटे, एम्पियर आवर का मतलब है 1 घंटे तक 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो 20 इंटू 1 20
एम्पियर, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ ऐसे दे रखे हैं जिसमें 20 इंटू 20 घंटे 1 एम्पियर, 1 घंटा 20 एम्पियर, या फिर 200 घंटे 0.1 एम्पियर। मतलब कहने का मतलब है 3 ऑप्शन है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 एम्पियर आवर आ रहा है। तो 20 एम्पियर आवर जिसका भी आ रहा है ना, वो ऑप्शन सही है। और 20 इंटू, इसमें पहला ऑप्शन है 20 घंटे का 20 एम्पियर का करंट है, तो ये गलत है। 20 इंटू 20 400 एम्पियर आवर हो गए, तो ये गलत है। 20 एम्पियर आवर का मतलब है 1 घंटे में कैसे भी करके 20 एम्पियर आना चाहिए, 1 घंटे का अमाउंट कैपेसिटी। अगला है ई वोल्ट ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध। ई वोल्ट ईएमएफ और आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए, है ना, तब करंट की सामर्थ्य होगी यहाँ। मतलब कहने का मतलब है ई वोल्ट ईएमएफ और आर प्रतिरोध एन वाले समांतर सेलों में जो करंट की सामर्थ्य होगी, जहाँ आर एक बाह्य, मतलब कैपिटल आर एक बाह्य और करंट है, बाह्य लोड है, मतलब कहने का। तो इसमें भी पहले बताया था आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस आर बाई एन। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना होगा ना उसका आर बाई एन, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो पैरेलल है या फिर समांतर है। यहाँ पे समांतर दे रखा है तो वही समांतर में वही रेजिस्टेंस आर बाई एन करते हैं ना, तो ई अपॉन आर कैपिटल आर बाह्य है, तो आर प्लस स्मॉल आर बाई एन। ठीक है। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है। कारों में 30 से 60 एम्पियर आवर की, 30 से 60 कार मतलब 3 अक्षर का नाम है ना, तो 30 से 60 याद रख लेंगे। कारों में 30 से 60 एम्पियर, एम्पियर आवर, कारों में निम्नलिखित एम्पियर आवर का मतलब 30 से 60 एम्पियर आवर की बैटरी का यूज किया जाता है। बैटरी कैपेसिटी 2 प्रकार से नापी जाती है, वही एम्पियर आवर और वॉट आवर। एम्पियर आवर की 90 से 95% कैपेसिटी और वॉट आवर की 70 से 80% कैपेसिटी होती है। निम्नलिखित प्रयोजन से सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है। सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, मतलब श्रेणी में अगर जोड़ा जाएगा सेलों को तो वोल्टेज बढ़ेगा, और अगर पैरेलल में सेलों को जोड़ा जाएगा तो करंट बढ़ेगी। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा आउटपुट बढ़ाने के लिए, जोड़ा जाता है। सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सौर सेलों में फोटोवोल्टिक सेल्स का यूज किया जाता होगा, सेमीकंडक्टर्स ऑब्वियसली। सौर सेलों में सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है जो प्रकाश का अवशोषण करके विद्युत को उपजाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सौर सेलों की दक्षता 25 से 35% के बीच होती है, मतलब 25 से 35% होती है। ओके। यदि 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, बैटरी के लघु परिपथ होने पर कितना करंट प्रवाहित होगा? ठीक है भाई, वही आई बराबर कैपिटल में समांतर है तब आर बाई स्मॉल आर बाई एन था, है ना। यहाँ पे समांतर का कोई नहीं है तो समांतर का नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के आगे जो जुड़ेगा वो श्रेणी में ही तो होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल प्लस अलग बोला होता तो करते। तो आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो लघु परिपथ होने पर, अगर मतलब शॉर्ट सर्किट होने पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इंटरनल तो उसके अंदर ऑब्वियसली पहले से ही रहता है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो ई अपॉन स्मॉल आर ही रहा। तो आई बराबर ई अपॉन स्मॉल आर 6 अपॉन 0.01, तो कितनी आएगी? 600 एम्पियर की जो करंट है वो प्रवाहित होगी। स्थिर वोल्टेज सोर्स में परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, है ना, निम्न होता है और यह परिपथ में सीरीज में लगा होता है। स्थिर वोल्टेज सोर्स परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है। वोल्टेज सोर्स में परिपथ का इंटरनल प्रतिरोध निम्न होता है और यह परिपथ के सीरीज में लगा होता है।
परिपथ के और स्थिर धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि वही सबसे इसको याद करने का सिंपल मेथड है एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर छोटा नाम है, एमीटर छोटा नाम है। तो पहले तो इसमें क्या 4 केसेस होते हैं। तो एमीटर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल और आइडियल केसेस, है ना। और एमीटर को कन्वर्ट करके करंट सोर्स में कर देंगे तो उसके भी प्रैक्टिकल और उसके भी आइडियल सोर्सेस। वैसे ही वोल्टमीटर के होते हैं। तो एमीटर छोटा नाम है ना। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, जनरली जो मतलब कहने का मतलब है प्रैक्टिकली इंटरनल रेजिस्टेंस का निम्न होगा, मतलब बहुत कम होगा। एमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब वैसे तो निम्न होता है। और अगर आइडियल केस में बात करें तो निम्न से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, 0 पे। अब वोल्ट करंट सोर्स पे आते हैं तो इसका जस्ट उल्टा, एमीटर कम होता है तो करंट सोर्स का है ना, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस उच्च होता है। किसमें, प्रैक्टिकल केस में। और आइडियल केस में अनंत होता है। अब वोल्टमीटर में एक बात करें तो वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर बड़ा नाम है ना। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस उच्च होता है या फिर उच्च होता है या आइडियल केस में अनंत होता है। प्रैक्टिकल में उच्च होता है और आइडियल केस में अनंत होता है, मतलब इन्फिनिटी। अब उल्टा कर देंगे वोल्टमीटर, वो वोल्टेज सोर्स को उल्टा कर देंगे तो वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, है ना, वैसे तो निम्न होता है और आइडियल केसेस में 0 होता है। बिल्कुल यही मेथड है चारों को याद करने का, इससे सिंपल मेथड नहीं है, ठीक है। स्थिर धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध उच्च या अनंत होता है। असमान ईएमएफ वाली 2 बैटरियों को, है ना, असमान ईएमएफ वाली वाली बैटरियों को यदि केवल श्रेणी में जोड़ा जा सकता है क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ समान होता है। मतलब अगर वही है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब एक का 6 वोल्ट है, एक का 5 वोल्ट बैटरी का, तो उनको अपन पैरेलल नहीं जोड़ सकते क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। उनको श्रेणी में ही जोड़ना पड़ेगा, उससे वोल्टेज बढ़ेगा, पैरेलल में करंट बढ़ती है, ठीक है। तो वही असमान ईएमएफ वाली बैटरी को केवल श्रेणी में जोड़ा जा सकता है क्योंकि पैरेलल में, है ना, पैरेलल में समान ईएमएफ होता है। बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तथा बैटरी की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए उसे पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप। श्रेणी लैंप से अगर किसी एलिमेंट के सातत्य, मतलब उसके कंटिन्यूटी की जांच करना, मतलब एक तरीके से श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के कंटिन्यूटी की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट होने पर लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा क्योंकि श्रेणी में रेजिस्टेंस एडिशन होता है। ओके, तो अगर अच्छा प्रश्न है, श्रेणी लैंप में अगर किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा, है ना। तो उपकरण में शॉर्ट सर्किट हो तब टेस्ट लैंप, है ना, श्रेणी लैंप से किसी एलिमेंट के सातत्य की जांच करते समय यदि उपकरण में शॉर्ट सर्किट होने पर, है ना, लैंप तेज प्रकाश के साथ जलेगा क्योंकि श्रेणी में रेजिस्टेंस एडिशन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा में ऊष्मन प्रभाव में तो बिजली की फर्नेस, मतलब इलेक्ट्रिक फर्नेस में विद्युत धारा के ऊष्मन प्रभाव का, मतलब उसके हीट प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोड सेल का प्रयोग डैश के मापन हेतु किया जाता है। लोड सेल का प्रयोग वजन के मापन हेतु किया जाता है। लोड सेल मतलब वेट, है ना, लोड सेल वेट मतलब वजन, भार। लोड सेल का प्रयोग वजन के मापन हेतु किया जाता है, वजन के मापन हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज लगभग होती है। लेड एसिड सेल, है ना,
तो इनको याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक सी है, मतलब कहने का मतलब ट्रिक क्या, मतलब नाम के अकॉर्डिंग। जैसे लेड एसिड बैटरी, लेड क्या 2 नाम है, लेड है ना, तो इसका 2 वोल्ट, बस याद हो गया है ना। कि ये कब होती है, सप्लाई के टाइम पे 2 वोल्ट है ना, सप्लाई के टाइम पे 2 वोल्ट के लगभग। लेड एसिड बैटरी की एक सेल द्वारा सप्लाई की गई वोल्टेज 2 वोल्ट लगभग होती है तथा लेड एसिड बैटरी को 1.8 वोल्ट से नीचे विसर्जित नहीं करना चाहिए, वोल्ट से नीचे विसर्जित नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है लेड एसिड बैटरी की जो सप्लाई वोल्टेज है ना वो 2 वोल्ट के लगभग होती है और 1.8 वोल्ट से नीचे इसको विसर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेल श्रेणी में लगाई जाती है। सेल श्रेणी में वोल्टेज रेटिंग में वृद्धि करने के लिए लगाई जाती है और सेल समांतर में करंट रेटिंग में वृद्धि करने के लिए लगाई जाती है। खत्म। 1.5 वोल्ट के 4 सेल समांतर में लगाए जाते हैं, उनके आउटपुट वोल्टेज वही, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है तो विद्युत वाहक बल समान होता है, तो वही 1.5 वोल्ट देगी, 1.5 वोल्ट देगी। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। बैटरी की करंट रेटिंग निम्नलिखित में मापी जाती है। बैटरी की करंट रेटिंग एम्पियर आवर में मापी जाती है। इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो इलेक्ट्रिक बैटरी एक युक्ति है जो रासायनिक क्रिया को विद्युत वाहक बल में द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर, रासायनिक क्रिया करके विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। दिए गए विद्युत भार के लिए दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल का अधिकतम धारा मिल सकती है, तब 4 सेल से अधिकतम धारा कब मिलेगी, जब वो पैरेलल में लगे होंगे। खत्म। दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल अधिकतम धारा मिल सकती है, तो वे बल्ब समांतर में बद्ध हो। ठीक है। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है। ठीक है। इसकी सबसे उत्तम जानकारी किससे मिलेगी। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी कैसे मिलेगी। ओके, ये निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से मिलेगी, है ना, विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से मिलेगी तथा इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल, मतलब विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल तथा इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, तो एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है ना, इसका पता कैसे करते हैं। बैटरी पूर्ण रूप से आवेशित है, इसकी सबसे उत्तम जानकारी विद्युत अपघटनी के विशिष्ट घनत्व से मिलेगी तथा इस अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल तथा उसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 के बीच होता है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बैटरी के छिद्र से गैस के बुलबुले कम निकलते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो, यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग न किया गया हो तो उसे आवेशित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग नहीं किया होगा तो उसे आवेश मतलब वापस चार्ज करने की कौन सी विधि है। ठीक है, सबको पता है वैसे तो ये। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक उपयोग नहीं किया गया हो तो उसे आवेशित करने की उपयुक्त विधि अल्पमात्रीय आवेशन विधि है ना। आवेशित मतलब ट्रिकल चार्जिंग जिसको कहते हैं। ट्रिकल चार्जिंग में आई थिंक मेरे हिसाब से ये होता है अल्पमात्रीय, मतलब ट्रिकल चार्जिंग अल्पमात्रीय मतलब एक करंट निम्न मतलब एक लो करंट निम्न करंट का बार बार उसको निम्न करंट से उसको चार्ज करना, वैसे ट्रिकल चार्जिंग। अल्पमात्रीय आवेशन वैसे हिंदी में अल्पमात्रीय आवेशन और वैसे ट्रिकल चार्जिंग। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का निम्नलिखित परिणाम होता है। किसी बैटरी के अत्यधिक आवेशन का धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लगती है।
मतलब ज़्यादा मतलब चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, आवेश करने से धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लग जाती है। धनात्मक प्लेट लेड पेरोक्साइड में संचारित होने लग जाती है, इससे वो कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब जो धनात्मक की प्लेट है ना, वो लेड पेरोक्साइड में कन्वर्ट होने लग जाती है और उस पे कोरोजन है ना, लेड पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है ना, जिससे वह कमज़ोर पड़ जाती है। ये याद रखिए। अगला प्रश्न, सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित किससे वृद्धि होगी? सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान अम्ल का अपेक्षित घनत्व में वृद्धि होगी। और वही है, अपेक्षित घनत्व जिसका ज़्यादा होगा बैटरी फुल चार्ज होगी, और नहीं होगा तो नहीं होगी। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान अम्ल का अपेक्षित घनत्व में वृद्धि होगी चार्ज करने के दौरान। लेड एसिड बैटरी के सिरे डैश बने हुए होते हैं। लेड एसिड बैटरी के सिरे है ना, लेड से बने हुए होते हैं, और शुष्क बैटरी के पीतल से बने होते हैं, है ना। लेड एसिड बैटरी के तो लेड से बने होते हैं, टर्मिनल्स जो सिरे होते हैं, है ना, टर्मिनल्स लेड से बने होते हैं, और शुष्क सेल के पीतल से बने हुए होते हैं। ठीक है, शुष्क सेल है ना, शुष्क सेल के पीतल से बने होते हैं, शुष्क बैटरी के पीतल से, सिरे पीतल से बने होते हैं। अगला सवाल है, सेलों में ज़्यादा वोल्ट तक खींचने के लिए उन्हें श्रेणी में लगाया जाता है। सेलों से ज़्यादा वोल्ट तक खींचने के लिए श्रेणी में क्रम में लगाया जाता है, तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों में श्रेणी समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। सेलों से ज़्यादा वोल्ट तक खींचने के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तथा अधिक धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों में श्रेणी समांतर क्रम का उपयोग किया जाता है। उच्च धारा तथा उच्च वोल्टता प्राप्त करने सेलों को श्रेणी धारा के लिए तो श्रेणी में, और वोल्टता के लिए ठीक है भाई, ठीक है। उच्च धारा प्राप्त करने के लिए तो समांतर में, और उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए श्रेणी में। शुष्क सेल में डैश डीपोलर, अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में डैश डीपोलराइज होता है। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग डीपोलराइज की भांति किया जाता है। शुष्क सेल का सर्वाधिक प्रचलित सेल लेक्लांसी सेल होता है। शुष्क सेल लेक्लांसी सेल शुष्क सेल में सर्वाधिक प्रचलित सेल जो है ना, वो लेक्लांसी सेल है। और शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अभी बताऊंगा मैं आगे क्या होता है ये। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग डीपोलराइज की भांति किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर सोने की एक परत चढ़ानी है। अगर उसमें बहने वाली धारा 10 एम्पियर की है और ECE मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है 0.00068 है, तो 25 मिनट में सोने के कितने भार की परत परत चढ़ चुकी होगी उस पर? तो इसका एक फॉर्मूला होता है M बराबर ZIT। M बराबर ZIT। M क्या है? 100 जितने भी ग्राम होते हैं उस हिसाब से, मतलब ग्राम निकालना है अपन को, वो है ना। Z वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I करंट और टाइम। तो अपने लिए Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है 0.00068 दे रखा है, इंटू I दे रखी है 10 एम्पियर, और है ना 10 एम्पियर दे रखी है, और इसमें टाइम, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 0.00068 तो अपने पास Z इक्विवेलेंट है, ठीक है है ना। और करंट दे रखी है, सॉरी 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर है, और वेट दे रखा है अपने पास, है ना 100 ग्राम। तो आप 100 ग्राम दे रखा है, ZIT 0.00068 इंटू 10 इंटू, है ना। अरे कहने का मतलब ये है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना। इसमें 25 मिनट दे रखी है, 25 मिनट तक कितने सोने की वो कितनी परत चढ़ चुकी होगी, तो 25 गुणा 16, 25 गुणा 7, 25 मिनट को कन्वर्ट करेंगे, टाइम को कन्वर्ट पहले उसमें करेंगे ना, मतलब सेकेंड्स में,
वैसे तो 1500 हो जाएगा, 25 गुणा 60 1500 ZIT 0.0068 इंटू 10 इंटू 1500 ग्राम, तो टोटल आ जाएगी एम की वैल्यू 10.2 ग्राम। अगला प्रश्न है, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल बैटरी के इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। बैटरी की धारिता एम्पियर घंटे में नापी जाती है, ठीक है। बैटरी की दक्षता बराबर एम्पियर घंटा विसर्जन बटे एम्पियर घंटा आवेशन, मतलब ऊपर डिस्चार्ज अपॉन नीचे चार्ज, जितने एम्पियर आवर में ऊपर डिस्चार्ज हो रही है अपॉन एम्पियर आवर में मतलब डिस्चार्ज अपॉन चार्ज, मतलब एम्पियर आवर चार्ज। अगर परसेंटेज में निकाल रहा है तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दो आवेश जिन्हें निर्वात में रखा गया है पर कोई आकर्षण बल F लगाया जाता है, पर इन पर कोई आकर्षण बल F लगाया जाता है, यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट है ना, जिसका K है, K बराबर K की वैल्यू दे रखी है K बराबर 6, ठीक है, को रखा जाता है तो बल क्या होगा? अब सबको पता है, ठीक है, सबको पता है ना, कि भाई दो आवेश हैं तो वही गुरुत्वाकर्षण बल की जैसे काम करते हैं, F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब सबसे ये F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना बल मतलब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना बल, ये F बराबर है तो इतना बल कांच की प्लेट के 6K के बराबर है, तो 6K बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब कहने का मतलब है ये 6 गुना हो गया उसका, है ना। तो जितना फोर्स F1 लगेगा ना, कांच मतलब कहने का मतलब है कांच की प्लेट के बीच में, है ना, 6F, मतलब 6F हो गया, मतलब नॉर्मल जो लगने वाला है ना, नॉर्मल जो बल लगने वाला है कांच की प्लेट के रखने के बाद अगर उसका वैल्यू 6 है तो वो 6 गुना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 6F, हाँ। तो बल अब होगा, मतलब अब कितना बल होगा यदि इन आवेशों के बीच कांच की प्लेट के बराबर 6 को रख दिया जाता है तो बल हो जाएगा 6F, ऐसे नॉर्मल बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग के समय लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना। इसकी इक्वेशन मैं बता देता हूँ आपको, बहुत आसान है और हमेशा एग्जाम में 1% यहाँ से जरूर आता है ना। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, तो सबसे पहले PbO4 मतलब PbO2, सबसे पहले PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb, है ना। कहने का मतलब है ना, मैं आपको इसके टर्मिनल का भी बता देता हूँ। जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो होती है PbO2, है ना। PbO2 पॉजिटिव प्लेट है। जब PB एक याद रखो, दूसरी ऑब्वियसली PB जब बात लेड एसिड की हो रही है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो दोनों है ना, दोनों जो टर्मिनल है ना, दोनों टर्मिनल किसके बने होंगे? लेड के बने होंगे। तो एक PbO2 वो पॉजिटिव है ना, 2 से याद रख लो, पॉजिटिव 2 मतलब पॉजिटिव है। PbO2 पॉजिटिव प्लेट है और Pb नेगेटिव प्लेट है। तो PbO2 प्लस Pb को 2H2SO4 के साथ जब इक्वेशन मतलब रिएक्शन करवाई जाती है ना, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb इनके साथ में, तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में, क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन दोनों मतलब दोनों साइड अभिक्रिया चलती है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, H2SO4 का SO4 Pb के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कहने का मतलब दोनों प्लेटें समान हो जाएगी, PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4, तो पॉजिटिव प्लेट भी PbSO4 और नेगेटिव प्लेट भी PbSO4। तो एक बार वापस आप इक्वेशन सुन लीजिए, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb, PbO4 है पॉजिटिव प्लेट और Pb है नेगेटिव प्लेट। चार्जिंग मतलब सॉरी डिस्चार्जिंग होने से पहले की बात है, डिस्चार्ज होने से पहले की, PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb, है ना। अब ये डिस्चार्ज होगी तो PbSO4
PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4, दोनों प्लेटें PbSO4 की बन जाएगी। और अगर उल्टी करेंगे, है ना, ये तो डिस्चार्जिंग में हो गई, और इसको चार्ज करेंगे तब PbSO4 और PbSO4 दोनों और H2O के साथ रिएक्शन करके PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब दोनों साइड रिएक्शन चलती है, तो ये ध्यान रखें। चार्जिंग के समय पूर्ण आवेशित होने पर धनात्मक प्लेट Pb, और ये इसमें कलर भी बता देता हूँ, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कलर भी एग्जाम में पूछा जाता है। चार्जिंग के समय पूर्ण आवेशित होने पर धनात्मक प्लेट PbO2 गहरे भूरे चॉकलेटी रंग की होती है तथा ऋणात्मक प्लेट Pb हल्के सलेटी रंग की होती है। मतलब PbO2 चॉकलेटी भूरे रंग की और Pb जो होती है वो स्लेटी रंग की होती है, वैसे, है ना, स्लेटी रंग की होती है। पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाने पर दोनों प्लेट PbSO4 में बदल जाती है। पूर्ण रूप से डिस्चार्ज होने पर, है ना, दोनों डिस्चार्ज जाएगी तो दोनों प्लेटें PbSO4 में बदल जाएगी। सेल में एनर्जी रासायनिक एनर्जी के रूप में स्टोर होती है ना। एनर्जी जो होती है ना वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 120 एम्पियर आवर क्षमता वाले बैटरी, है ना, 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी 8 एम्पियर धारा को डैश अवधि के लिए दे सकती है। 120 एम्पियर आवर क्षमता वाली बैटरी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, इसमें भी वही इक्वेशन है, वही समझे, मैंने बताया था ना, दोनों का मल्टीप्लाई 120 आना चाहिए। कैपेसिटी जितनी उसकी कैपेसिटी दे रखी है ना, अब इसमें 8 एम्पियर करंट दे दी, ठीक है। अब इसमें टाइम पूछा है, तो मतलब जो भी टाइम होगा ना उसका और इस 8 का मल्टीपल 120 आएगा। 100 बात की एक बात, तो 15 गुणा 8 120 होता है, आंसर आ गया। तो 120 एम्पियर आवर का मतलब है उसकी कैपेसिटी होगी टोटल। अगर उसने करंट दे रखी है तो ऐसा नंबर जिसके साथ टोटल मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटी की, तो 120 एम्पियर आवर आ गया। ठीक है, अब अगर टाइम दे रखा हो तो करंट भी पूछ सकता है, करंट दे रखा हो तो टाइम भी पूछ सकता है, तो दोनों ध्यान रखें। और सबको पता है बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर होती है, तो 120 में 8 का डिवाइड कर देंगे तो 15 घंटे आ जाएंगे। अगला सवाल है, लेक्लांसी सेल में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पर्सन है लेक्लांसी, है ना, लेक्लांसी सेल, है ना, तो ऊपर डॉट आ रहा है ना, इसको याद करने का एक सिंपलेस्ट मेथड है लेक्लांसी सेल, है ना, तो लेक सी आ रहा है बीच में, लेक, है ना, तो क्या का मतलब, लेक का मतलब, है ना, देखो लेक लांसी में अगर इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे ना LACIACHE, तो सी का मतलब याद करने की ट्रिक है क्योंकि हर किसी को याद नहीं कर सकते, ट्रिक से याद करना पड़ेगा। LAC, तो सी का मतलब सबसे पहले क्लोराइड, पहले आ रहा है जो बाद में लिखेंगे और बाद में आ रहा है जो पहले लिखेंगे। सी क्लोराइड, आई LACIA, तो ए का मतलब अमोनिया, है ना, तो अमोनियम क्लोराइड इसमें प्रयोग किया जाता है लेक्लांसी सेल में। लेक्लांसी सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक बैटरी नहीं है, मतलब कौन सा सेकेंडरी बैटरी नहीं है। हाँ, अब प्राइमरी और सेकेंडरी की बात आ गई है, तो इम्पोर्टेंट पर्सन है। इस जो सेकेंडरी बैटरी का मतलब है जिसको अपन चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, और प्राइमरी बैटरी वो होती है जिसको केवल एक ही बार अपन यूज़ कर सकते हैं, वो डिस्चार्ज हुआ तो बेकार हो जाता है, खत्म, है ना। तो स्टोरेज बैटरी को सेकेंडरी सेल या सीसा अम्ल शायद क्षारीय सेल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी को जो स्टोरेज स्टोर करती है, स्टोरेज बैटरी को सेकेंडरी सेल, सीसा अम्ल मतलब सीसा अम्ल या क्षारीय सेल भी कहते हैं। सीसा अम्ल या क्षारीय सेल या सेकेंडरी सेल या स्टोरेज बैटरी को कहते हैं। यह पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करता है, इसके बाद रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ को देता है। यह सेल को बार बार आवेशित तथा विसर्जित किया जा सकता है। आवेश किया, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों किया जा सकता है। अब इनके एग्जाम्पल, निकल कैडमियम हो गया, निकल कैडमियम बैटरी, लेड एसिड सेल, लिथियम आयन बैटरी, और ऑल सेकेंडरी सेल जो कॉमनली अपन यूज करते हैं, है ना। और मरकरी ऑक्साइड जो बैटरी होती है ना, है ना, इसका देखो एक ट्रिक है NaLl, है ना, निकल कैडमियम
है ना। इसमें तो NLL है, और भी है, बहुत सारे आएंगे आगे, है ना। उनकी सबकी बात आपको सबको कंटेंट बताऊंगा, है ना। तो अभी तो इसके लिए याद कर लेते हैं NLL, पर्सन आ गया इसलिए NLL, ठीक है। सेकेंडरी सेल की बात आई, क्या याद करेंगे, NLL। अब हर किसी के दो दो नाम है ना। वैसे निकल कैडमियम NLL, निकल कैडमियम, लेड एसिड सेल और लिथियम आयन। फ़ोन से तो अपन को लिथियम आयन समझ ही सकते हैं, फ़ोन बार बार फ़ोन की बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम निकल कैडमियम बैटरी, लेड एसिड सेल, लिथियम आयन बैटरी, ये सब सेकेंडरी सेल है। और मरकरी ऑक्साइड बैटरी प्राइमरी सेल है, जिसको केवल एक ही बार अवशोषित किया जा सकता है या विसर्जित होने पर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। किसको, मरकरी ऑक्साइड को। उसके बाद अगला प्रश्न, बैटरी की धारिता के मापन की यूनिट क्या है। बैटरी की धारिता के मापन अभी पहले बताया था, एम्पियर आवर है। एम्पियर आवर है या फिर वॉट है, जिसकी एम्पियर आवर की परसेंटेज 80 से वो 90%, 95% और इसकी 80 के आसपास। सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर विद्युत अब सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर पर विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व में निर्भर करती है। घनत्व अगर ठीक हुआ तो वही चार्ज बढ़ जाएगा। यदि तापमान और विशिष्ट करंट दोनों बढ़े तो सेल की धारिता बढ़ जाएगी, और अगर कम हुआ तो वही डिस्चार्ज हो जाएगी। मतलब विशिष्ट तापमान और विशिष्ट घनत्व दोनों बढ़ने लगे, विशिष्ट घनत्व बढ़ेगा ना तो बैटरी एक तरीके से धारिता ज़्यादा देगी। एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे डैश के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है। एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे हाइड्रोजन के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है ना। हाइड्रोजन से तुलना करनी, एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को, मतलब एक धातु का जो मतलब एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे हाइड्रोजन के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त, मतलब हाइड्रोजन जो सेल्स होते हैं ना, हाइड्रोजन के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जाता है। ओके, 3 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट के हैं, 1.5 वोल्ट के, और समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल वोल्ट, समांतर में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज समान होगा, वही 1.5 वोल्ट आंसर आएगा। हाँ सही है, 1.5 है ना। धारा अधिक होगी, बस ये धारा अधिक होगी। समांतर सेल वो समांतर में वोल्टेज समान होता है, अतः समांतर में सेल की संख्या बढ़ाने से कुल वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितनी बढ़ाए जाओ, कितने लगाए जाओ, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। करंट जो होती है वो श्रेणी में समान होती है। अगला प्रश्न है, प्लेटिंग घोल में साइनाइड डैश रूप में प्रयुक्त होता है। प्लेटिंग घोल में साइनाइड सम्मिश्रण एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। प्लेटिंग का जो घोल होता है ना, प्लेटिंग घोल में साइनाइड सम्मिश्रण एजेंट के रूप में प्रयुक्त होता है ना। विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तह को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया, विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तह को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया विद्युत लेपन या मुलम्मा, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, एक तो मुलम्मा हिंदी का वर्ड हो गया थोड़ा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। विद्युत विश्लेषण की सहायता से मतलब करंट फ्लो करवा कर, एक तरीके से विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तह को किसी अन्य धातु पर, मतलब एक धातु की परत को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की क्रिया विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। ठीक है। लोह वस्तु पर, मतलब लोहे की वस्तु पर निकल की प्लेटिंग, निकल, जस्ता, टिन अथवा क्रोमियम का विद्युत लेपन करके जंग से बचाया जाता है। जो लोहे की होती है ना, उन पर निकल, जस्ता, टिन, क्रोमियम, है ना, विद्युत लेपन जो करके इनको जंग से बचाया जाता है, मतलब लोहे को। अगला प्रश्न है, किसी प्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि से सामान्यतः परिणाम क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान में वृद्धि करने पर निक्षेपण दर बढ़ जाती है। निक्षेपण जो दर होती है ना, इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन सॉरी, रेट ऑफ डिपोजिशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान के बढ़ने पर निक्षेपण दर बढ़ जाती है। धातुओं जो कि विद्युत की सुचालक होती हैं, धातु जो कि विद्युत की सुचालक होती है, इन पर मिश्र धातुओं की परत चढ़ाकर रबर, इसे विद्युत रोधी बनाया जा सकता है, इसे रबर कहते हैं। इसके अंतर्गत धातुओं का घनत्व
100 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर रखा जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में तापमान बढ़ाने पर निक्षेपण की दर भी बढ़ जाती है ना, टू इंक्रीज द रेट ऑफ डिपोजिशन। ठीक है, अगला सवाल है, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है। सीसा प्लेट में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक से एक अधिक होती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है। सीसा सेल होता है ना, सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है, धनात्मक से अधिक होती है। ठीक है, तो फिर सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से एक अधिक, मतलब सीसा सेल में तो ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है और कैपेसिटर में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है। दोनों में ही है ना, धनात्मक से एक अधिक है। सीसा प्लेट में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या हमेशा धनात्मक प्लेटों से एक अधिक होती है तथा कैपेसिटर में भी ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है। सीसा सेल और कैपेसिटर का दोनों के दरमियान ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से एक अधिक होती है। अगला प्रश्न, ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया विपर्यायी नहीं होती है, मतलब रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। वही नॉट रिवर्सिबल तो प्राइमरी में नहीं होती है, बाकी सेकेंडरी में भी होती है और वोल्टेक सेल में भी होती है और एडिशन सेल में भी होती है। सेकेंडरी, वोल्टेक और एडिशन दोनों तीनों में रिवर्सिबल होती है और प्राइमरी में नहीं होती है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं होती है अर्थात दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक क्रिया बार बार की जा सकती है अर्थात दोबारा आवेशित किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती हैं। स्टोरेज बैटरी, मतलब स्टोरेज बैटरी, क्षारीय बैटरियां मतलब सेकेंडरी, संस्थापक मतलब स्टोरेज बैटरी को द्वितीयक सेल या सीसा अम्ल या क्षारीय सेल भी कहते हैं। पहले विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है, विद्युत द्वारा रासायनिक क्रिया कराई जाती है जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र होती है। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा बाहरी परिपथ को विद्युत धारा प्रदान करती है। इस प्रकार सेल में दो स्थितियां होती है। चार्जिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में स्टोर हो जाती है, मतलब स्टोर होने का जो है ना केमिकल में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज केमिकल एनर्जी, और उसके बाद फिर डिस्चार्ज में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही PbO2 प्लस 2H2SO4 प्लस Pb, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग PbSO4 प्लस 2H2O प्लस PbSO4। एक बैटरी का प्रयोग किया जाता है। बैटरी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? बैटरी का प्रयोग विभवांतर बनाए रखने के लिए किया जाता है, मतलब विभवों का अंतर बनाए रखने के लिए किया जाता है। बैटरी का प्रयोग विभव अंतर बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके ऊर्जा को संग्रहित करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी परिपथों को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देती है। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर बैटरी की क्या होता है? बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर बैटरी में गैस उत्पन्न होती है ना? गैस उत्पन्न होती है। बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है। धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है जिससे प्लेटें कमजोर हो जाती है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक बार वापस सुनिए। बैटरी को आवश्यकता से अधिक चार्ज करने पर इसमें बैटरी में गैस उत्पन्न होती है और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होती है जिससे धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है। धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है। धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है। धनात्मक प्लेटों का संक्षारण हो जाता है, लेड पेरोक्साइड बन जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है जिससे प्लेटें कमज़ोर पड़ जाती है। जिससे क्या होता है? प्लेटें कमज़ोर पड़ जाती हैं।
लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें कमज़ोर हो जाती है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होता है। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल से ऊपर होता है, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट में पूर्ण रूप से डूबी रहती है। मतलब प्लेट ऊपर होगी और इलेक्ट्रोलाइट में डूबे रहते हैं, क्योंकि प्लेट इलेक्ट्रोलाइट से पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को एक भाग को H2SO4 तथा 3 भाग को अशुद्ध जल से, मतलब डिस्टिल वाटर से मिलाकर बनाया जाता है। एक भाग को H2SO4 से, एक भाग को तो H2SO4 से, और 3 भाग को अशुद्ध जल से। और सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल से ऊपर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का तल प्लेटों के तल से ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। बैटरी में दो प्लेटें होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है, तथा प्लेटें शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, क्योंकि बैटरी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी केमिकल एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी जो होती है ना, वो केमिकल एनर्जी होती है। बैटरी शॉर्ट सर्किट तभी हो सकता है जब बैटरी को बाहरी किसी पॉजिटिव आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट किया जाए। मतलब बाहर से ही हो सकती है, अंदर से कभी नहीं होगी, है ना। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका। बैटरी में क्या है, बाहर से अगर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल अगर टच हो गए तो जरूर हो सकती है, बाकी इंटरनल नहीं होगी, है ना। इंसुलेटेड होती है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती, क्योंकि अंदर केमिकल एनर्जी होती है। 5 सेल जिसमें प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम है, तो श्रृंखला में जोड़ दिया जाते हैं, तो क्या होगा, रिजल्टेंट बैटरी में क्या होगा। अगर हर किसी का हम देख ईएमएफ 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट का ईएमएफ है, और हर किसी 5 सेल है, 5 सेल में हर किसी का 5 सेल है, 5 सेल में हर किसी का वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ है 2 वोल्ट, और हर किसी का आंतरिक प्रतिरोध है आधा ओम, मतलब हाफ ओम। तो सबका वो जोड़ दो, अलग जोड़ दो, ये अलग जोड़ दो, तो 2 वोल्ट है, दो 5 सेल है, 2 वोल्ट एक का है और 5 है, तो 10 वोल्ट तो ये हो गए, और 5 पॉइंट आधा ओम है, 5 है तो 2.5 हो गए, तो 10 वोल्ट टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस 2.5, मतलब 2.5 ओम। अगला सवाल है, यदि बैटरी की क्षमता 2800 मेगाहर्ट्ज है तो यह डैश के लिए 1.4 एम्पियर धारा आपूर्ति करेगा। अच्छा, बैटरी की क्षमता है 2800 mAh, और तो ये डैश के लिए 1.4 एम्पियर द्वारा आपूर्ति करेगा। मतलब जो भी होगा उसका मल्टीपल टोटल आना चाहिए 2800। 1.4 अपना है ना, 1.4 एम्पियर 1.4 एम्पियर तो दे रखा है अपन को, तो ऑब्वियसली 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि 2800 कैपेसिटी बराबर होता है एम्पियर इंटू आवर, तो 2800 दे रखा है, तो 2800 से भाग दे देंगे डायरेक्ट 1.4 को। अब इसमें मिली दे रखा है, मिली एम्पियर आवर, तो 10 की पावर -3, तो 2 घंटे आ जाएंगे, तो ये 2 घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि धातु के 100 ग्राम के टुकड़े पर चांदी की परत चढ़ानी है तो उसकी सतह पर 20 मिनट में जमने वाली चांदी की परत का भार ज्ञात कीजिए। जब बहने वाली धारा का मान 20 एम्पियर है, और EC मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान है 0.0004, है ना। तो वही सबको पता है, फैराडे लॉ होता है M = ZIT, है ना। तो Z का मान है Z का मान दे रखा है, इक्विवेलेंट का मान 0.0004 इंटू करंट दे रखी है 20, है ना। और 20 मिनट दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंडों में, तो 20 गुणा 60 1200, तो 1200 गुणा 20 गुणा 0.0004, तो 9.6 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, याद रखिए बस सेकंड में कन्वर्ट करना है मिनट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2 अलग इलेक्ट्रोड से समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उसकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है। उनके EC का अनुपात क्रम से डैश होगा। 2 अलग इलेक्ट्रोड से समान समय में धारा प्रवाहित करने पर उनकी सतह पर चढ़ने वाली परत के भार का अनुपात 2 है। उनके का अनुपात क्रम से 2 होता है, मतलब जितना होता है तो उसका वैसा ही होता है, 2:2 ही होता है। प्रवाहित होने वाली धारा की परत का अनुमान 2 है, तो EC का मान वाले इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान भी 2 ही होगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को पृथक करने के बाद डैश द्वारा शुद्ध किया जाता है। मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को पृथक करने के बाद
किसके द्वारा उसको मतलब शुद्ध किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न, बैटरी की एम्पेयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को संयोजित करते हैं। बैटरी की एम्पेयर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए, एम्पियर आवर क्षमता बढ़ाने के लिए मतलब धारा बढ़ाने के लिए तो वही समांतर में जोड़ते हैं। धारा बढ़ानी हो तो समांतर में जोड़ेंगे। बैटरी की एम्पेयर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को समांतर में जोड़ा जाता है। और परिपथ में कुल धारा क्या होती है? परिपथ में कुल धारा का निकालने का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल होता है। तो I बराबर एन ई अपॉन कैपिटल आर ले लो, स्मॉल आर इंटरनल है ना, स्मॉल आर इंटरनल मान लें तो स्मॉल आर प्लस एन इंटू आर, एन इंटू कैपिटल आर, दोनों आंतरिक और बाहरी दोनों वाले प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टेज अपन उसमें कर देंगे। ठीक है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की क्षमता कम होती है। लेड एसिड सेल की तुलना में निकल आयरन सेल की क्षमता कम होती है क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। निकल आयरन सेल की दक्षता कम होती है तुलना में निकल आयरन, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है। और वैसे भी इसमें आयरन आ रहा है, निकल आयरन में आयरन आ रहा है, तो आयरन आ रहा है तो उसे ही प्रतिरोध ज़्यादा होगा। लेड एसिड सेल का उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों, टैल गाड़ियों आदि में उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने वाले एवं पुनरावेशित किए जा सकने वाले डीसी स्रोत के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन जिंक सेल या इसको कहते हैं लेक्लांसी सेल में विध्रुवक डिपोलराइज का क्या कार्य है? अच्छा, मतलब लेक्लांसी सेल या कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का मतलब डिपोलराइजर का क्या कार्य है? कार्बन जिंक सेल या लेक्लांसी सेल में विध्रुवक उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करने का कार्य करता है। उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तन का कार्य करता है। इसे इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है, तो कैथोड का कार्य, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में एक जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो जस्ते की छड़ भी स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। NH4Cl इज इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस, Zn प्लस 2HN4Cl ZnCl2 प्लस H2O। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में कौन सा पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है? शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना, ये प्रश्न पहले भी आया था। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड, शुष्क सेल मैग्नीज डाइऑक्साइड पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है। ध्रुव आच्छादन को समाप्त करने वाला पदार्थ विध्रुवक का कार्य करता है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड विध्रुवक का कार्य करता है, डिपोलराइज का। जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RR के तुल्य हो जाता है तो, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो सर्किट धारा अधिकतम होता है। अच्छा, जब लोड RL का मान सेलों के कुल मतलब लोड RL का मान मतलब लोड RL का मान और सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध तुल्य हो जाता है, सर्किट धारा अधिकतम, मतलब वो धारा अधिकतम होगी जब अंदर बाहर का जो है ना प्रतिरोध समान हो जाएगा तो धारा अधिकतम होता है, तो सर्किट धारा अधिकतम होता है। वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना। वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना। वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना ध्रुव आच्छादन कहलाता है। वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का इकट्ठा होना ध्रुव आच्छादन कहलाता है। ध्रुव आच्छादन दोष को समाप्त करने के लिए एनोड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है, जो विध्रुवक का कार्य। यह पूरा प्रश्न आ गया ना ये वाला। वोल्टेक तथा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का एकत्र होना ध्रुव आच्छादन कहलाता है। मतलब वोल्टेज और लेक्लांसी सेल में, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयन का इकट्ठा होना ध्रुव आच्छादन कहलाता है। इस दोष को समाप्त करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण भरा जाता है, एनोड के चारों ओर भरा जाता है, तो इसे डिपोलराइजर काम करता है।
लेड एसिड सेल का पुनः आवेशित किए जाने का योग्य होता है क्योंकि लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने का योग्य होता है क्योंकि इसकी रासायनिक प्रक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल। सेल को डिस्चार्ज हो जाने के बाद इसे डीसी स्रोत से जोड़कर पुनः आवेशित किया जाता है। 144 एम्पियर और बैटरी में 8 एम्पियर का करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान किया जाए? 18 घंटे। एम्पियर वही 8 इंटू 18 या 144 में 8 का भाग दे दो, 18 घंटे आ जाए। अगला प्रश्न, निकेल आयरन सेल होता है। निकेल आयरन सेल एक सेकेंडरी सेल होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 डेढ़। निकेल आयरन मतलब डेढ़, 1.2 से डेढ़। निकेल आयरन 1.2 से डेढ़ वोल्ट तक होता है। स्टील की प्लेटें काफ़ी मजबूत होती हैं, इसलिए सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक होती है। निकेल आयरन की बस प्रतिरोध ज़्यादा होता है, आयु प्रतिरोध ज़्यादा होता है और आयु भी ज़्यादा होती है ना। लेड एसिड सेल से आयु, इसलिए सेल की आयु लेड एसिड सेल से अधिक मजबूत होती है क्योंकि इसकी प्लेटें है ना, स्टील की प्लेटें काफ़ी मजबूत होती है। ये अधिक समय तक विसर्जित अवस्था में रह सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक डिस्चार्ज रह सकता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट को निकालकर बैटरी को सुखाकर शुष्क, ठंडे व स्वच्छ स्थान पर मतलब इलेक्ट्रोलाइट को निकालकर और बैटरी को शुष्क कर कहीं भी रख दो, तो ठंडे जगह पर रख दो तो ठीक रहता है, सुरक्षित रहता है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल में तनु गंधक का अम्ल भरने के 10 से 12 घंटे पश्चात उसे डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है ना। तनु H2SO4 गंधक का अम्ल भरने के 10 से 12 घंटे के पश्चात 10-12 घंटे पश्चात उसे डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। 10-12 घंटे पश्चात उसे डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान धारा वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान धारा के परिणाम I T और विद्युतिक रासायनिक तुल्यांक M के व्युत्क्रमानुपाती है। M बराबर ZIT, वही फैराडे का लॉ है सेल के लिए। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित विशुद्धियों के कारण सेल की प्लेटें आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, जो कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेटें में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, जो डैश कहलाता है। ये तो वही कहलाएगा विद्रुवक, है ना, सॉरी स्थानीय क्रिया कहलाता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पर्सन। इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेटों में आंतरिक जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, उसको कहते हैं स्थानीय क्रिया कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। मतलब विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। और आंतरिक जो शॉर्ट सर्किट किसी अशुद्धि के कारण, तो उसको स्थानीय क्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब किसी अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी संरचना में परिवर्तन पैदा हो जाता है। यह प्रक्रिया आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाली स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जाता है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाली स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जाता है। स्थानीय क्रिया को कैसे दूर किया जाता है? जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जाता है। जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर स्थानीय क्रिया को दूर किया जाता है। विद्युत सेल का मुख्य लाभ है कि द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ ये पुनः आवेशित किया जा सकता है। इन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है। वे द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्र करके
है ना, एकत्र कर लिया जाता है और पुनः रासायनिक प्रक्रियाओं को विद्युत वाहक बल पैदा करके द्वितीय सेल कहलाता है। सेकेंडरी सेल ऑब्वियसली चार्ज डिस्चार्ज बार बार। निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। गैसिंग क्या होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान लेड एसिड सेल में डिस्चार्ज के समय गैसिंग क्रिया संपन्न होती है ना, है ना। लेड एसिड में डिस्चार्ज की प्रक्रिया के समय होती है ना। लेड एसिड सेल में चार्जिंग प्रक्रिया में गैसिंग, लेड एसिड सेल में डिस्चार्ज के समय गैसिंग क्रिया संपन्न होती है। विसर्जन के समय गंधक के अम्ल में पानी की विसर्जन के समय गंधक के अम्ल में पानी की अधिकता हो जाती है, जिससे अम्ल का घनत्व 1.18 से नीचे चला जाता है। अच्छा, पानी की अधिकता हो जाती है जिससे अम्ल का घनत्व 1.18 से नीचे चला जाता है और डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया गैसिंग कहलाती है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता कैपेसिटी निर्भर करती है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कोई बैटरी उसे प्रदान की गई एम्पियर आवर की क्षमता की तुलना में कितने प्रतिशत एम्पियर आवर प्रदान करने की क्षमता रखती है, यह इसकी दक्षता कहलाती है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, मतलब जितना ज़्यादा प्लेट का क्षेत्रफल होगा ना, उसकी भी क्षमता उस हिसाब से। बाकी एम्पियर आवर में तो है ही। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, मतलब सेल, क्योंकि सेल का विभवांतर कम हो जाता है। V प्रोपोर्शनल R है। विभवांतर डिस्चार्ज होगी तो विभवांतर कम हो जाएगा, विभवांतर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए प्रभावी EMF कितना है? ओके, 2 वोल्ट के तीन EMF सीरीज में लगे हुए हैं और 2 वोल्ट के 3 EMF सीरीज में लगे हुए हैं और 2 वोल्ट के 3 EMF मतलब 2 पेयर है, जिसमें दोनों पेयरों में 2 वोल्ट के EMF है ना सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों को फिर पैरेलल में ऐड किया हुआ है। तो 2 और 2 6 और 6 1/6/3 आ गया। सॉरी हाँ, गलत ये मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। 2 वोल्ट के हैं तो वही 6 पहली बात तो है ना, सबसे पहले पैरेलल में जब लगाया जा सकता है, जब है ना दोनों के पैरेलल में जब ही लगाया जा सकता है जब दोनों के है ना समान हो वोल्टेज इक्विवेलेंट। 2 और 2 4 2 6 6 इसके और 6 इसके, तो टोटल इक्विवेलेंट समांतर में वोल्टेज समान होता है तो 6 वोल्ट आएगा। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है? चित्र में दर्शाए गए चित्र में परिपथ में स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से 1 एम्पियर लगा हुआ है, रियोस्टेट लगा हुआ है, 1 एम्पियर लगा हुआ है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है, दोनों 2 स्विच है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो स्थिर हो गया ना, क्योंकि बैटरी स्थिर है, बैटरी में कोई चेंजेस थोड़ी। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि। ओके, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? लेड एसिड सेल प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल में डेनियल, लेक्लांसी और शुष्क सेल DLS प्राथमिक, जैसे मैंने सेकेंडरी में बताया था NLL है ना, निकल कैडमियम है ना, निकल कैडमियम हो गया, निकल कैडमियम और लिथियम आयन हो गया है ना, निकल आयरन हो गया। तो ये है निकल आयरन। NLL क्या है? सेकेंडरी सेल। और DLS है प्राथमिक सेल। DLS में मतलब डेनियल, लेक्लांसी और शुष्क सेल। शुष्क सेल में अपने कार्बन वाले भी आ जाते हैं, शुष्क सेल। DLS डेनियल, लेक्लांसी और शुष्क सेल। बाकी लेड एसिड सेल है ना, प्राथमिक सेल है, प्राथमिक सेल नहीं है, सेकेंडरी सेल है। 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा? 1.5 × 6 9 एम्पियर। 9 वोल्ट सही है। 1.5 × 6 9 आ गया। विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा दिए गए। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे द्वारा दिए गए। यह नियम 1834 ईस्वी में इसके द्वारा दिए गए 2 नियम है। पहला नियम यह है, जमा हुए पदार्थ की मात्रा धारा या आवेश के समानुपाती होता है, या जमा या हटाए गए पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलाइट के घोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह कहलाते हैं।
इलेक्ट्रोलाइट के गोल के द्वारा जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह आयन कहलाते हैं। जो कण विद्युत का संचालन करते हैं वह आयन कहलाते हैं। यह धनायन ऋणायन दोनों होते हैं। इसमें H2SO4 का प्रयोग होता है। किसी बैटरी में चार्जिंग का लेवल ज्ञात किया जा सकता है उसके घनत्व को माप, इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व को मापकर। किसी बैटरी में चार्जिंग का स्तर, वोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापकर ज्ञात किया जाता है। यह 10 या 15 सेकंड में बैटरी की चार्जिंग लेवल को मापता है। अगला प्रश्न, एक सोलर बैटरी है। एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टिक सेल होता है। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत धारा में बदलने के लिए विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है ना। एक सोलर बैटरी फोटोवोल्टिक सेल होता है। इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के अतिरिक्त इसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। लेड एसिड बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में प्रकट की जाती है। लेड एसिड बैटरी की क्षमता वोल्ट में प्रकट की जाती है। इसकी क्षमता 6 से 12 वोल्ट या 24 वोल्ट होती है। इसमें 3, 6, 16 सेल का प्रयोग किया था। 3, 6 मतलब पहले तो 6 से 12 या 24, और सेल का प्रयोग बोले तो 3, 6 और 12 का प्रयोग करते हैं, है ना, सेल का। और इसमें प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। अगला प्रश्न, बैटरी वजन में काफ़ी भारी होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? बैटरी वजन में भारी होती है, इसका मुख्य कारण है उसकी प्लेटों में शीशे की बनी होती है। उसकी प्लेटें जो शीशे की बनी होती है ना, शीशे की बनी होती है। इसका कारण बैटरी का काफ़ी वजन होता है। यह लेड मिश्र धातु की बनी होती है, और शीशे की बनी होती है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल या बैटरी के बीच विशिष्ट अंतर है? मतलब बैटरी तो बनी होती है बहुत सारे सेलों को ऐड करके, ये तो मुझे पता है। सेल और बैटरी के बीच में अंतर होता है, सेल का श्रेणी या समांतर संयोजन करके बैटरी बनाई जाती है। हाँ, वही तो बात होगी ना, बैटरी बड़ी और सेल छोटा। छोटे छोटे सेलों को श्रेणी या समांतर में संयोजन करके बैटरी बनाई जाती है। और एक बैटरी में कई सारे सेल लगे हो सकते हैं, जैसे ये बताया था 3, 6, 12। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मात्रक है किलोग्राम प्रति कूलाम। m बराबर ZIT है ना। तो Z का निकालना है तो m अपॉन नीचे I कर देंगे, T तो रहने दो, तो m अपॉन किलोग्राम प्रति I मतलब वही अपने कूलाम हो गया, किलोग्राम प्रति कूलाम है। निम्नलिखित में से किस प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्ट ना होकर कुछ और होता है? अच्छा, 1.5 वोल्ट ना होकर कुछ और होता है, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का आउटपुट 1.5 नहीं होता है, ये 1.4 तक होता है। जिंक क्लोराइड प्राइमरी सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.5 ना होकर कुछ और होता है, ये 1.4 से 1.5 तक होता है, मतलब 1.5 से नीचे होता है। मतलब क्लोराइड सेल सामान्यतः टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत कैमरा आदि में उपयुक्त होता है। जिंक क्लोराइड 1.5 से नीचे होता है, और टेलीफोन, विद्युत कैमरा, टॉर्च आदि इसमें इसका उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टता और निम्न धारा प्राप्त करने के बैटरी को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उच्च वोल्टता निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ER बराबर NE, और कुल आंतरिक प्रतिरोध I बराबर NE अपॉन NR स्मॉल प्लस कैपिटल R। इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है? सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह अर्धचालक डिवाइस होता है। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। इसमें प्रकाश फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न की जाती है। तापीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तारों के दोनों बिंदु में तापांतर पैदा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तारों के दोनों बिंदु में तापांतर पैदा करके, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करके, है ना। तारों के दोनों बिंदु में टेम्परेचर डिफरेंस पैदा करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह क्षारीय सेल 12 घंटे तक प्रवाहित 4 एम्पियर की
स्थिर धारा से डिस्चार्ज होता है। औसत टर्मिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट है। इसे आवेशन की मूल अवस्था तक लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पीयर की स्थिर धारा की आवश्यकता होती है। औसत टर्मिनल वोल्टेज 1.44 वोल्ट है। एम्पीयर आवर में दक्षता है। सेल द्वारा प्रवाहित धारा है 4 एम्पीयर। सेल द्वारा प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर। सेल द्वारा प्रवाहित धारा में लगा समय 12 घंटे। तो आउटपुट क्या हो गया, 12 × 4 48 एम्पीयर आवर हो गया। और अपन को दक्षता निकालनी है ना। और टोटल इनपुट कितना हो गया, 20 घंटे तक 3 एम्पीयर की धारा स्थिर तक, तो 20 × 3 60 एम्पीयर आवर। सॉरी, अब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। अब अपन को आउटपुट मिला 48 का। 12 घंटों की 4 एम्पीयर तक स्थिर धारा डिस्चार्ज हो रही है ना, तो 12 × 4 48/60 और इनपुट 60 है × 100 80% दक्षता। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। प्लेट बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहती है। धनात्मक सिरा एनोड एवं ऋणात्मक सिरा कैथोड कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी एक द्वितीयक प्रकार का सेल है? द्वितीयक प्रकार का सेल कौन सा है? तो जिंक क्लोराइड एक द्वितीयक प्रकार का सेल है ना, जो सेकेंडरी सेल कहलाता है। यानी इसे बार बार आवेशित कर सकते, विसर्जित कर सकते हैं। जिंक क्लोराइड के अलावा जिंक, सिल्वर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन, जिंक, है ना, तो ये सारे प्राथमिक सेल है। द्वितीयक प्रकार का सेल जिंक क्लोराइड है बस। निम्नलिखित में कौन सा सेकेंडरी सेल है? द्वितीयक सेल में सबसे पहले विद्युत लेड एसिड सेल है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रिचार्जेबल सेल भी बोलते हैं, है ना, और इसे सेल को रिचार्ज बार बार किया जा सकता है। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल है। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल ऊर्जा का स्रोत है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल, अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को हम बाहर से साफ क्यों रखते हैं? अम्ल युक्त सीसा संचायक बैटरी को बाहर से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना से बैटरी को बचाने के लिए सफाई करके रखते हैं। अगला सवाल है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य गंधक का अम्ल H2SO4 होता है। वोल्टिक सेल में विद्युत अपघट्य गंधक का अम्ल H2SO4 होता है। यह सेल में कैथोड कॉपर का तथा जिंक एनोड जिंक का निर्मित होता है। ये सेल में कैथोड कॉपर का, मतलब कैथोड कॉपर का और एनोड जिंक का निर्माण। कैथोड जो होता है वो कॉपर का बना होता है और एनोड होता है वो जिंक का निर्मित होता है। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन संचित होता है। जल के विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन एनोड पर संचित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन ऋणावेशित होने के कारण एनोड पर और पीबी शीशे से संयोग करके सीसा पेरोक्साइड PbO2 बनाती है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव और देने पर पॉजिटिव, है ना। अगला सवाल, पुनः आवेशित होने वाली बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पुनः आवेशित होने वाली बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। द्वितीयक सेल की परिभाषा है। शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड जस्ते का बना होता है। यह एक प्राइमरी सेल होता है। एक बार आवेश के बाद दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। इस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं क्योंकि शुष्क सेल नाम है ना। विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। किस बैटरी का बाहरी खोल अधिकतर बना होता है? किसी बैटरी का बाहरी खोल सामान्यतः प्लास्टिक या रबर का बना होता है, क्योंकि खोल में अम्ल को न सोखने की प्रकृति होती है। प्लास्टिक का इसलिए बनाते हैं क्योंकि खोल में अम्ल को न सोखने की प्रकृति होती है, ताप सहने की भी क्षमता होती है।
किसी बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर से नापते हैं। अगला प्रश्न, एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है। एक संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व होता है 1.250 से 1.28 तक, मतलब 1.25 से 128 1.28 तक। यह रेंज सबसे अच्छी बैटरी की क्षमता बताता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज सेल के रूप में कार्य करता है। स्टोरेज सेल लेड एसिड सेल है, वही H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस आंसू जल भी होता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की बैटरी को जिंक कार्बन बैटरी भी कहा जाता है। शुष्क सेल जिंक कार्बन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। शुष्क सेल को जिंक कार्बन शुष्क सेल को जिंक कार्बन बैटरी भी अपन कहते हैं। अगला सवाल, लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व सामान्यतः इसके डैश के मापदंड के प्रयोग में किया जाता है। लेड एसिड सेल का विशिष्ट घनत्व सामान्यतः इसके आवेशन की स्थिति के मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका घनत्व भी बताया 1.25 से 1.28 तक होता है। आवेशन की स्थिति के मापदंड मतलब से होता है। अगला, विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? पावर होती है अपनी शक्ति में टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगी, तो वो वाट इंटू समय होती है ना। तो शक्ति गुणा समय, ये दे रखा है आंसर है। यदि 6 वोल्ट की दो बैटरी को समांतर में संयोजित किया जाए तो इसका विभवांतर ओबे समांतर में वोल्टेज समान होता है, तो 6 वोल्ट आएगा। समांतर में वोल्टेज समान होता है, श्रेणी में धारा समान होती है। अगला सवाल, एक छड़ चुंबक जिसके दोनों ओर N और S ध्रुव अंकित है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ध्रुव N किस तरफ रहेगा। एक छड़ चुंबक के जिसके दोनों सिरों पर N और S ध्रुव अंकित है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर ध्रुव N पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर की दिशा होगा। अगला सवाल, एक बंद परिपथ के चारों ओर 10 कूलाम आवेश को लाने में एक 5 सेल जूल वर्क करता है, तो उसका सेल का EMF होगा। अब EMF बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन कूलाम, है ना। कार्य मतलब जूल प्रति कूलाम, तो EMF बराबर W/Q। W कितना दे रखा है? कार्य 5 काम किया है, 5 जूल काम किया है, 10 कूलाम है, तो 1/2 मतलब आधा ओम, आधा वोल्ट। अगला सवाल, विद्युत से आवेशित होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है। विद्युत से आवेशन होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है, क्यों होता है? विद्युत से आवेशन होने का सुनिश्चित प्रमाण आकर्षण की अपेक्षा विकर्षण होता है क्योंकि आवेशन वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है। क्योंकि एक आवेशित वस्तु केवल एक विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को विपरीत आवेश से आवेशित वस्तु को ही आकर्षित करती है। समान तो पैरेलल चल जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ये पूर्ण रूप से क्षैतिज नहीं होता है, इसके स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तब भौगोलिक के हिसाब से 15 डिग्री का कोण बनाता है अक्ष पर। थोड़ा झुका हुआ रहता है तो 15 डिग्री का एंगल बनाता है। विभव मापी पोटेंशियोमीटर पर विभव ग्रेडियंट 6 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, तो विभव मापी पोटेंशियल वायर पर विभव ग्रेडियंट 6 MV/सेंटीमीटर है, तो EMF 1.5 वोल्ट की सेल की विद्युत तार की बैलेंसिंग लंबाई क्या होगी? तो ये भी निकल जाएगा, K बराबर V/L होता है। किसी विभव मापी की प्रवणता निकालना है तो V/L है। V दे रखा है 1.5 और U की मतलब K की वैल्यू जो होती है, अपन को N लंबाई निकालना है, तो K की वैल्यू होती है 6 MV/सेंटीमीटर, मतलब 6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति सेकंड, तो 1.5/6 × 10⁻³, तो 250 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा सवाल है। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज है 25,000 वोल्टेज। इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारतीय रेलों में एसी ट्रैक्शन में प्रयोग किया जाने वाला वोल्टेज 25,000 वोल्ट है। इसमें ट्रैक्शन में 3 फेज सप्लाई से 25 kV तक की सप्लाई दी जाती है। अगला सवाल, किसी 12 वोल्ट की बैटरी को 0.5 ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। बैटरी को कौन सा प्रतिरोध संयोजित किया जाना चाहिए कि 11 वोल्ट की टर्मिनल वोल्टता मिले? तो R बराबर कैपिटल R इंटू E/V-1, तो 0.5 R और 12/11 मतलब आंसर आ जाएगा 5.5 ओम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम करंट वहन करने वाली तारों की 2 लूपों के द्वारा अनुभव बल से संबंधित है? एम्पियर का नियम।
एम्पियर का नियम धारा वहन करने वाली तार के दो लूप द्वारा अनुभव बल से संबंधित है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित तार में 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल उत्पन्न होता है। 2 लूप से अनुभव को संबंधित है। धारा ले जाने वाली 2 समांतर तारों के बीच का बल का उपयोग इसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है। धारा ले जाने वाली 2 समांतर तारों के बीच का बल का प्रयोग वही एम्पेयर के नियम परिभाषित किया जाता है। इसका नियम यह है कि यदि दो चालक में एक समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाएगी ना, एक समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके पीछे आकर्षण होगा उन दोनों के बीच में। और यदि धारा के विपरीत होगा, यदि है ना, मतलब समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यदि धारा दोनों चालकों में विपरीत है तो प्रतिकर्षण। समान दिशा में आकर्षण और विपरीत है तो प्रतिकर्षण। 15 वोल्ट की विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम वाली कितनी विद्युत सेलों को एक 20 ओम प्रतिरोध समांतर में संयोजित किया जाता है ताकि परिपथ में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित हो सके। तो वही इसमें I बराबर इक्वल टू N इंटू E अपॉन R प्लस N इंटू कैपिटल R। तो 0.6 की धारा प्रवाहित हो रही है तो N इंटू 15 कितने सेल, है ना, एक पूरा कितने विद्युत सेल, तो N इंटू E और 50 ओम इंटरनल है, 50 इंटरनल रेजिस्टेंस 50 प्लस N इंटू 20 मतलब बाहर वाला, तो ऐसे आ जाएगा 10 विद्युत सेल की आवश्यकता होगी। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? विद्युत अपघटन में वही फैराडे का नियम लागू होता है। 1834 ईस्वी में दिया था, 2 नियम दिए थे। समान विभव सतह पर एक इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने में समान विभव सतह पर एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ाने पर कोई कार्य नहीं होता है। मतलब एक समान विभव चल रहा है सतह पर, एक धनावेश को एक जगह से दूसरे बिंदु तक बढ़ाने पर कोई कार्य नहीं किया जाता क्योंकि आवेश सतह से समान ही है। अगला प्रश्न है, 5 एम्पियर के एमीटर के साथ संयोजी संचालन में एक 100:5 का ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। यदि एमीटर 3.5 एम्पियर पाठ्यांक बताता है तो लाइन धारा होगी। अच्छा प्रश्न है भाई, है ना। इसमें क्या है, I2 निकालना है अपन को, ठीक है। अब है ना 100/5 मतलब 100:5 दे रखा है अपन को, है ना 100:5। तो अपन को एमीटर पाठ्यांक बताता है 3.5, अपन को निकालना है I2, तो I2 बराबर होता है रीडिंग इंटू रेशियो। क्या, रीडिंग इंटू रेशियो, तो रीडिंग कितनी है 3.5 इंटू 100/5, तो कितना आ जाएगा 70 एम्पियर आ जाएगी I2। अगला प्रश्न है, पावर के रूप में प्रति यूनिट में पावर संप्रेषण की लागत किसके समानुपातिक है? शक्ति की रुपए प्रति यूनिट में पावर संचालन की लागत 1/V के समानुपातिक होती है। शक्ति के रूप में प्रति यूनिट में पावर संचरण की लागत 1/V के समानुपातिक होगी। क्योंकि V बढ़ेगा तो आकार घटेगा, सभी उपकरण का और लागत घटेगी, है ना। किसके? 1/V के होती है। शक्ति की रुपए में प्रति यूनिट पावर संचरण की लागत 1/V के समानुपाती होती है। क्योंकि अगर V बढ़ेगा तो आकार घटेगा, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा, है ना, तो आकार घटेगा, सभी उपकरण का और लागत घटेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ होगा। एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी में धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों पर सक्रिय पदार्थ लेड पेरोक्साइड और शुद्ध लेड उपस्थित होगा। अगला प्रश्न, बैटरी बॉक्स किस पदार्थ से बना होता है? बैटरी बॉक्स कठोर रबर का बना होता है। 3 या 6 भाग अंदर होते हैं जो एक दूसरे से विलगित होते हैं, मतलब 3 और 6 सेक्शन टाइप होते हैं। एक वल्कीकृत रबर या कठोर रबर, प्लास्टिक गड़त, कांच, सेलुलॉइड या टाइल का बना होता है। वल्कीकृत रबर या कठोर रबर गड़त वाले आधान पात्रों का प्रयोग कारों, ट्रकों, बसों, है ना, और आदि गाड़ियों में के लिए उपयोग वाली बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कठोर रबर का बना होता है।
कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषताएं। कार में प्रयोग होने वाली बैटरी की विशेषताएं कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होती है। कम समय के लिए अधिक धारा की क्षमता होती है। यह कम समय में उच्च वोल्टता जनरेट करती है। कम समय में उच्च वोल्टता जनरेट करती है और कम समय में अधिक धारा की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा बैटरी में होता है, जिसकी विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1300 होती है। इस गुरुत्व को हमेशा चेक करते रहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग संचायक बैटरी में होता है। अच्छा, जिसकी विशिष्ट गुरुत्व लगभग 1300 होती है और इस गुरुत्व को हमेशा चेक करते रहते हैं। संचालक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? संचालक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल की जाती है। इस बैटरी के प्रत्येक सेल में अम्लीय विद्युत अपघट्य H2SO4 होता है। इसमें 2 प्रकार की प्लेटें होती है, एक धनायन और एक ऋणायन कैथोड। लेड एसिड, अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में किस तरह सीसा धातु इस्तेमाल होती है इसमें संचायक बैटरी में? अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है? लेड एसिड में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, इसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये दो तरह से बैटरी होती है, लेड एसिड संचायक बैटरी और दूसरी क्षारीय संचायक बैटरी। एक लेड एसिड बैटरी तथा दूसरी क्षारीय संचायक बैटरी। निकेल आयरन सेल क्या है? निकेल आयरन सेल एक वेट सेकेंडरी सेल है ना, सेकेंडरी सेल है ओबियसली। संचायक बैटरी को द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल या सीसा अम्ल या क्षारीय सेल कहते हैं। विसर्जन के समय रासायनिक क्रिया क्या होती है? विसर्जन के समय धनात्मक प्लेट पर NiOH का होल 4 + 2K रिएक्शन NiOH का होल ट्वाइस + 2KOH। ऋणात्मक प्लेट पर Fe + OH 2OH, तो FeOH का होल ट्वाइस। आवेशन के समय रासायनिक क्रिया धनात्मक प्लेट पर NiOH का होल ट्वाइस + 2OH रिएक्शन NiOH का होल ट्वाइस। ऋणात्मक प्लेट पर FeOH का होल ट्वाइस + 2K रिएक्शन Fe + 2KOH। निकल आयरन तथा निकल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल होते हैं। अगला प्रश्न है, 100 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग कितने तक देनी चाहिए? तो वही भाग दे लेंगे 100/8, 12.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक किसके तुल्यांक है? फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विश्लेषण अंतर्गत इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा M घोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा QIT के समान, मतलब M बराबर प्रोपोर्शनल टू Q होता है ना। M प्रोपोर्शनल टू Q होता है, Q मतलब आवेश। तो फिर Q प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो M बराबर ZIT हो जाएगा, Q की बजाय Q। विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z। अगला प्रश्न, यदि एक इलेक्ट्रोड से मुक्त कराए गए आयरन के द्रव्यमान M1 और M2 हैं और उनके विद्युत रासायनिक समतुल्य भार Z1 और Z2 हैं, तो फैराडे के विद्युत विश्लेषण संबंधित नियम के अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत विश्लेषकों के घोल में विद्युत की मात्रा Q बराबर IT अर्थात समान धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के बराबर समानुपाती होगी। तो M बराबर ZIT, तो M1/M2 बराबर Z1/Z2 बराबर E1/E2 ये होगा। तो M1/M2 बराबर Z1/Z2। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति डैश के द्वारा होनी चाहिए। विद्युत लेपन में न्यूनतम वोल्टता 2 से लेकर 16 वोल्ट की निर्दिष्ट धारा का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। क्रोमियम का नाम 4 है ना, तो 4 वोल्ट तक की। यदि वस्तुओं की सतह क्षेत्र अधिक हो तो 5-6 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। क्रोमियम प्लेटिंग की धारा घनत्व 250 से 350 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्रोमियम की प्लेटिंग के लिए 250 से 350। कॉपर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 और धारा घनत्व कॉपर के लिए 100 से 300 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सिल्वर प्लेटिंग के लिए धारा घनत्व 20 से 30 एम्पियर प्रति मीटर, सिल्वर के लिए सबसे कम, सिल्वर के लिए 20 से 30। और निकल प्लेटिंग के लिए 1 से 2 वोल्ट
है ना, 1 से 2 वोल्ट और धारा घनत्व 30 से 60 एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। गैल्वेनाइजेशन का लेपन होता है। गैल्वेनाइजेशन का लेपन होता है लोहे तथा इस्पात पर जंग रोधी फिनिशिंग के लिए जिंक को कलईकृत गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो क्या होता है, जिंक होता है गैल्वेनाइजेशन। जेशन मतलब जिंक, गैल्वेनाइजिंग तो मतलब जिंक। लोहे तथा इस्पात पर जंग रोधी फिनिशिंग के लिए जिंक को कलईकृत और गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। अधिक सुरक्षा के लिए वस्तुओं पर क्रोमियम के प्लेटिंग अथवा कलईकृत की जाती है, मतलब गैल्वेनाइज किया जाता है। इसका प्रयोग टैंक, चादरें, घरेलू बर्तन तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। विद्युत अपघटन के संबंध में निम्नलिखित विवरणों में कौन सा गलत है? चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है तथा विद्युत धारा को चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब चूंकि इलेक्ट्रोलाइट में डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके लिए फैराडे ने 2 नियम दिए थे। किसी विद्युत अपघट्य गोल में इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा गोल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। M प्रोपोर्शनल टू Q, M बराबर ZIT हो गया, Z कांस्टेंट। दूसरा है, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्य गोलों में से एक ही समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो विभिन्न विद्युत अपघट्य गोलों द्वारा मुक्त या जमा पदार्थों की मात्रा क्रमशः उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होती है। तो M प्रोपोर्शनल टू A अपॉन V, Z प्रोपोर्शनल टू A अपॉन V। तो Z बराबर A कैपिटल का स्मॉल a अपॉन V। कुछ पॉइंट्स हैं। वैद्युतिक अपघट्य प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है डीसी स्रोत की। फैराडे का मात्रक है फैरेड मात्रक है धारिता, फैरेडता है ना, फैरेड मात्रक है धारिता का। फैराडे के विद्युत अपघट्य नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान M बराबर होता है M बराबर ZIT। जिस पदार्थ में विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया संपन्न की जाती है वह कहलाता है वोल्टामीटर। विद्युत रंजन प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत रंजन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई होती है। विद्युत रंजन के लिए 3 फेज एसी चाहिए। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है किसके? परमाणु भार बटे संयोजकता। वोल्टामीटर में धात्विक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड से संयोजित होती है? ऋणात्मक से, मतलब नेगेटिव वाले साइड से। धात्विक वस्तु कौन से इलेक्ट्रोड से, मतलब वोल्टामीटर में जब धातु की लेपन करते हैं ना तो वस्तु को ना नेगेटिव साइड लगाते हैं, धात्विक वस्तु को संयोजित करते हैं। विद्युत रंजन प्रक्रिया में ऋणात्मक से क्या जुड़ा होता है? नोबल धातु प्लेट जुड़ी होती है। धन आवेश युक्त कण कहलाते हैं, कैटायन कहलाते हैं। विद्युत रंजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम की जाने वाली क्रिया है सफाई। धात्विक वस्तु की सतह से चिकनाई हटाने के लिए उसे क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है। मतलब चिकनाई हटानी है ना तो क्षारीय विलयन में डुबो देंगे। एक इस्पात से घिरी सतह का कठोरीकरण के मामले में 2.5 mm मोटाई के ताप भेदन की आवश्यकता होती है। इस्पात के लिए अपेक्षित चुंबकशीलता 1 है तथा विशिष्ट प्रतिरोध 9.86 × 10⁻⁻7 है। आवश्यक आवृत्ति होती है 40 किलोहर्ट्ज। विद्युत विश्लेषण की सहायता से एक धातु की तय को किसी अन्य धातु पर चढ़ाने की वजह विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत लेपन का उद्देश्य धातु की सुरक्षा के लिए, धातु वस्तु की सुरक्षा। विद्युत लेपन की प्रक्रिया के अंतर्गत धातु स्वच्छीकरण। विद्युत लेपन के अंतर्गत धातु का स्वच्छीकरण के लिए कौन सा घोल आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है? विद्युत लेपन धातु के स्वच्छीकरण के लिए HNO3। निम्न विद्युत लेपन की वोल्टता की डीसी का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट तथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति के अनुसार किया जाता है। कितना? 2 से लेकर 16 वोल्ट तक विद्युत लेपन के लिए, 2 से 16 वोल्ट। विद्युत लेपन में जिस धातु पर लेपन करना होता है उसे कैथोड की साइड होते हैं। साइनाइड बात से जॉब पर तांबे की परत हो जाती है। साइनाइड बात से जॉब पर तांबे की परत पतली या चिकनी हो जाती है।
जो युक्ति रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है वह सेल कहलाती है। संचायक सेल में आसुत जल डालकर सेल की प्लेटों को भली प्रकार विद्युत अपघट्य में डुबोने की क्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मिंग की जाती है कहलाती है। कौन सा सेल शुष्क सेल के रूप में प्रचलित है? लेक्लांसी शुष्क सेल। किस सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान 2.2 वोल्ट होता है? लेड एसिड सेल में। पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल के विद्युत अपघट्य का क्या मतलब आयतन घनत्व अपेक्षित घनत्व होता है। पूर्ण आवेशित लेड एसिड सेल के विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व होता है 1.25 अपेक्षित घनत्व, और फिर 1.18 तक हो जाता है ना, 1.18 तक हो जाता है। फिर लेड एसिड सेल का कौन सा शेष क्षारीय सेल में भी पाया जाता है? लेड एसिड सेल का कौन सा शेष क्षारीय सेल में पाया जाता है? कोरोजन। यदि किसी लेड एसिड बैटरी का सल्फेट कठोर हो गया हो तो उसका उपचार है ट्रिकल आवेशन। मतलब कठोर हो गया हो तो बैटरी का सल्फेट कठोर हो गया तो उसका उपचार है ट्रिकल आवेशन। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के मापन को कम करने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। आंतरिक मापन के प्रतिरोध के मापन कम करें समांतर क्रम में। बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता निर्भर करती है प्लेटों की आकार पर, प्लेटों की संख्या पर और विद्युत अपघट्य के अपेक्षित घनत्व पर। प्लेटों के आकार पर, प्लेटों की संख्या पर, विद्युत अपघट्य के अपेक्षित घनत्व पर। शुष्क सेल में ऋणोद होता है, पात्र के पास होता है। अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड धातु शोधन के लिए प्रयुक्त विद्युत विश्लेषण का घोल में किसका प्रयोग किया जाता है? AgNO3 का। मतलब अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु का कैथोड धातु शोधन के लिए प्रयुक्त विद्युत विश्लेषण का घोल में किसका प्रयोग किया जाता है? AgNO3 का। एनोडाइजिंग क्या का है? धातुओं के संरक्षण भाव को कम करने के लिए असक्रिय धातु की अत्यंत पतली तह जमाना। मतलब संरक्षण भाव को कम करने के लिए असक्रिय धातु की अत्यंत पतली तह जमाना। अगला है विद्युत पॉलिशिंग है जिसमें धातु को चमकदार बनाया जाता है और विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत पॉलिशिंग में धातु को चमकदार और विद्युत लेपन किया जाता है। अगला है विद्युत विश्लेषण प्रकरण के लिए कितने वोल्टेज की पावर सप्लाई आवश्यकता होती है? 2 से लेकर 20। विद्युत विश्लेषण के लिए कितने एम्पियर की पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है? 100 से 200 एम्पियर। विद्युत विश्लेषण प्रकरण के 100 से 200 एम्पियर। विद्युत विश्लेषण प्रकरण के लिए किस प्रकार के पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है? DC। लोह धातु क्षरण रोकने के लिए किस धातु का एनोडीकरण किया जाता है? जिंक का। लेड एसिड बैटरी को सप्ताह में कम से कम एक बार विसर्जित तथा आवेशित करने में उसमें सल्फेशन दोष पैदा नहीं होता है। क्रोमियम लेपन अच्छा तथा चमकीला प्राप्त करने के लिए टैंक में पड़े घोल का तापमान रखना चाहिए। क्रोमियम लेपन अच्छा और चमकीला प्राप्त करने के लिए टैंक में पड़े घोल का तापमान रखना चाहिए 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त विद्युत वाहक बल का क्या प्रभाव पड़ता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत वाहक का मान बढ़ जाता है। पूर्ण रूप से चार्ज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.28 1.280। बैटरी के चार्जिंग का स्टेटस चेक करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया? हाइड्रोमीटर। चार्जिंग का स्टेटस चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर। एक 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी में क्या होता है? सीरीज में 6 सेल होते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी में लेड एसिड में सीरीज में 6 सेल होते हैं। बैटरी में भरा होता है 40% सल्फ्यूरिक अम्ल और 60% जल, आसुत जल। 9 वोल्ट DC आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने कार्बन जिंक सेलों को सीरीज में जोड़ने की आवश्यकता है? 9 वोल्ट आवश्यकता की 9 वोल्ट आउटपुट चाहिए, सीरीज में जोड़ेंगे तो सवा मतलब 1.5 वोल्ट के 6 जोड़ दो, 1.5 के 1.5 मतलब 1.5 इंटू 6 करेंगे तो 9 वोल्ट आ जाएगा आउटपुट। 6 सेल। 2 गुनी वोल्टेज तथा 1 सेल की करंट रेटिंग के लिए बैटरी में कितने सेलों की आवश्यकता है? 2 गुनी वोल्टेज चाहिए है ना, और एक सेल की करंट रेटिंग के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होगी? 4। 2 गुनी वोल्टेज तथा 1 सेल की करंट रेटिंग के लिए 4 सेल की आवश्यकता। बैटरी में कितने सेल? 4 सेल। सल्फेट रेडिकल की प्रकृति होती है ऋणायन। इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या रासायनिक परिवर्तन होता है? आयंस में विभक्त हो जाते हैं।
किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? एनोड, कैथोड। शुष्क सेल में विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। शुष्क सेल 1.5 वोल्ट। लेड एसिड सेल डैश से कम डिस्चार्ज नहीं होता है, 1.8 वोल्ट से डिस्चार्ज नहीं होता है। लंबे समय की प्रक्रिया बैटरी कम चार्जिंग करंट से चार्ज हो रही है, मतलब कम चार्जिंग करंट से कोई बैटरी चार्ज होती है तो ट्रिकल चार्जिंग कहते हैं इसको। किसी बैटरी की क्षमता मापी जाती है एम्पीयर घंटा में। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयोग होता है? शंट जनित्र। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए स्थिर वोल्टेज मतलब अपने फोन की जो बैटरी चार्जिंग के लिए शंट जनित्र। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनित्र उपयोग होता है? शंट जनित्र। शुष्क सेल का कार्य डैश में परिवर्तन करना है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है उच्च। विद्युत लेपन में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। विद्युत लेपन में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड। कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? निकेल कैडमियम सेल प्राथमिक सेल नहीं है और विद्युत लेपन में धनात्मक इलेक्ट्रोड कहलाता है, एनोड कहलाता है। प्राथमिक सेल निकेल कैडमियम नहीं है। नो लोड पर मरकरी सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.35 वोल्ट से 1.4 वोल्ट तक होता है। प्राइमरी सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जाता है। प्राइमरी सेल में स्थानीय क्रिया दोष को दूर किया जाता है जिंक इलेक्ट्रोड पर पारी की परत चढ़ाकर। जिंक इलेक्ट्रोड पर पारी की परत चढ़ाकर। सेल की विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता निर्भर करती है। सेल की विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता निर्भर करती है प्लेटों के आकार और प्लेटों की संख्या पर। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ यह है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ यह है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। गैसीय प्रक्रम में उत्पन्न होती है। गैसीय प्रक्रिया में उत्पन्न होती है लेड एसिड सेल की चार्जिंग। गैसिंग होती है ना, गैसिंग प्रक्रिया, चार्जिंग। डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है 2 वोल्ट प्रति सेल से कम। विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ विद्रोहक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ विद्रोहक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाता है, ये कहलाती है स्थानीय क्रिया कहलाती है आंतरिक में। तो प्राथमिक सेल में ध्रुवण दूर किया जाता है रासायनिक क्रिया द्वारा। द्वितीयक सेल की आवेशित अवस्था चेक की जाती है इसके इलेक्ट्रोलाइट की टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत गुरुत्व के द्वारा। औसत शुष्क सेल लगभग डैश विद्युत वाहक बल प्रदान करता है। औसत शुष्क सेल लगभग डैश विद्युत वाहक बल प्रदान करता है 1.4 वोल्ट। डैनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड्स निर्मित होते हैं जिंक और तांबे के। प्राथमिक सेल का मुख्य दोष है स्थानीय क्रिया और ध्रुव आच्छादन। रासायनिक सेल में करंट चालन किनके द्वारा संभव होता है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन के द्वारा।